बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई एम इमरान हसन और आप देखने जा रहे हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। मैंने कहा अच्छा रुकेंगे ना बोलूंगी। मैं हूँ अरमला हसन और बाकी ब्रांड न्यू एपिसोड है और कोशिश करेंगे कि आज के शो में भी हम हमेशा की तरह पूरी एफर्ट डालें, आपको सुबह सुबह बेहतरीन अंदाज में जगाएं, इन्फॉर्मेशन दें और उसके साथ साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे हमने आज अपने शो में जाके बात। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले आज वर्ल्ड कैंसर डे आपने हेडलाइंस में भी हम आपको बताएंगे और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज इसके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओबियसली बहुत स्पेशली हमने इसको डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान खतरनाक उन ममालिक में से है जहाँ पे कैंसर बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले कि हम जाएँ, फरवरी पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिकेटिंग किस्म का महीना होता है और इस दफ़ा फरवरी में पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी मौजूद है और पिंडी में बहुत अरसे के बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच होने जा रहा है और इसके साथ साथ पीएसएल भी स्टार्ट हो जाएगा बाय एंड ऑफ फेब और वही बात के फेस्टिविटी का ये महीना है। सो इसके साथ साथ जी हम भी एक्सप्रेसो में इस फेस्टिविटी को मनाएंगे, चाहे वो क्रिकेट की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। और कल मैं दोबारा रिमाइंडर देती चलूं, हमारा स्पेशल शो होगा कश्मीर के हवाले से, तो आपने कल का शो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लेकिन सबसे पहले आज के शो में बाकायदा तौर पर इसका आगाज करते हैं और आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च या इस्तीफे, पीडीएम क़यादत की अहम बैठक आज लगेगी। पाक फौज की बड़ी कामयाबी, जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा, सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। क्या बुनियादी सहूलियात से महरूम हुंजा जन्नत अर्जी है? जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। सेगमेंट फ्लैग्स में 1 मिलियन पाकिस्तानियों को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लाने का अज़्म रखने वाले जोशेंग जेन होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। शाहीनों की व्हाइट वॉश की तैयारी, कौमी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज रावलपिंडी में खेलेगी। समझना मुझको नाकामा, ख्याल ज़ुहद भी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बड़े सगीर की लेजेंड गजल गायिका मलका पुखराज के मद्दा आज उनकी 70वीं बरसी मना रहे हैं। और उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी। हम चूंकि अमूमी तौर पर बड़ी खबर में सियासत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से और यही आज की हमारी बड़ी खबर होगी। सबसे पहले बात करें बड़ी खबर में कैंसर डे के हवाले से ही और खतरनाक मर्ज है। हर साल 4 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ आगाही और इसको उजागर करने के लिए आज का दिन बहुत अहम है। बहुत ही जानलेवा ये मर्ज है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में शामिल है जो कि बहुत ही खतरनाक हद तक इस मर्ज से जहाँ पे लोग मुतासिर हैं। 2030 तक अगर हम मजमूई तौर पर अंदाजा लगाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, तो साल 2030 तक कैंसर की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,70,00,000 तक पहुंच सकती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ सूरत हाल को तशवीशनाक है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद के हवाले से एशिया में पहले नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कैंसर के सालाना 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आते हैं, जिनमें से हर साल 1 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन अब कैंसर के हवाले से कहा तो जाता है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि इस पर इजहार तशवीश का इजहार भी किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से हमने मजीद काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चंद एक हॉस्पिटल्स हैं जिनमें शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो यहाँ कैंसर पेशेंट का इलाज होता है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी आबादी के लिए बहुत सारे लोगों को केटर करना ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी भी हैं, शौकत खान हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कैंसर के हवाले से आगाही का दिन है और अभी जिस तरह से हमने मेंशन भी किया स्टैट्स में कि एशिया में पहले नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे?
नहीं, एशिया में जो टोटल एदाद शुमार है उसके हिसाब से तो जो हमसे बड़े मुल्क हैं उनके यहाँ ज़्यादा ही कैंसर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं वो पर पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स खास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तान जो है उधर हमारे जो एदाद शुमार हैं कुछ ऐसे हैं कि वो एशिया के उन ममालिक में हैं जहाँ पर पॉपुलेशन अगर रेशो देखी जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। उसके अलावा जो दूसरी तशवीशनाक बात है वो ये कि जो मर्दों में कैंसर्स हैं, मेल्स में, उनमें जो टॉप के 4-5 कैंसर्स हैं, उनमें जो टॉप के 5 कैंसर्स हैं मिसाल के तौर पे, उनमें 4 ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तंबाकू नोशी से है। अब दुख की बात यह है कि तंबाकू नोशी ऐसी चीज़ है जो एक प्रिवेंटेबल मसला है और जिसकी रोकथाम हो सकती है और ये कैंसर ज़्यादातर प्रिवेंट हो सकते हैं जी। तो इसमें टोबैको कंट्रोल और सिगरेट्स का कंट्रोल और यंग बच्चों को सिगरेट्स जहाँ शुरू वो करते हैं उस पर कंट्रोल और तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अहम टूल्स हैं कैंसर के रोकथाम के लिए, अमंगस्ट अदर थिंग्स। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये तो बहुत अहम चीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि विद द टाइम, जारी बात है हम चूंकि शौकत खानम का रेफरेंस दे रहे हैं, यू बीन हेडिंग शौकत खानम हॉस्पिटल, अब भी आप इनडायरेक्टली डेफिनेटली उससे मुतालिक हैं एंड यू नो द होल प्रोसीजर्स ओवर देयर। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि सिंस मिड 90s या अर्ली 90s जब से हमने पाकिस्तान के अंदर कैंसर को क्योर करना शुरू किया, उस वक्त से लेकर अब तक, एक तो आपने इसमें कितनी बेहतरी देखी इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, नंबर 1, और दूसरा इसको क्योर करने के लिए हमने कितना इंप्रूव किया इन टर्म्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च, कितना इंप्रूव किया हमने अब तक? देखिए, दोनों चीज़ों में जिनका आपने जिक्र किया बेहतरी तो ज़रूर आई। मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस थी आज से 25-26 साल पहले, जब मैंने पहली दफ़ा शौकत खानम में काम करना शुरू किया, जब लोग आते थे तो कैंसर की अवेयरनेस जनरली कम थी और अर्ली डिटेक्शन तो बिल्कुल ही नापैद थी। और ये भी मसला था कि कैंसर का जो अभी लेवल था वो यही था कि जी इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ ये परसेप्शन भी चेंज हुई है, अवेयरनेस भी चेंज हुई है, लोग ज़्यादा आगाह हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी उस लेवल तक नहीं है जहाँ इसकी प्रिवेंशन की जा सके अच्छी तरह से, इफेक्टिव तरीके से। मैंने तंबाकू का जिक्र किया, या अर्ली डिटेक्शन की जा सके, जिसमें मैं मिसाल के तौर पे छाती का सरतान जो है, ब्रेस्ट कैंसर, उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो दोनों में इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है, बट नोवेयर नियर जहाँ होनी चाहिए। इलाज के जो तरीकाकार हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा आगे जाना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो मोलेकुलर बिल्कुल ही मॉलिक्यूल के लेवल पे, DNA के लेवल पे जाके, प्रोटीन्स के लेवल पे जाके जहाँ कैंसर की डिटेक्शन और इलाज के तरीके आ गए हैं, वो अभी पाकिस्तान में बहुत थोड़ी जगहों में मुतारिफ हैं और वो वहाँ भी उतनी मुकम्मल तरीके से नहीं जैसे बाकी सारी दुनिया में। तो अभी हम लैग कर रहे हैं उसमें और हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किए हुए, मैन्युफैक्चर किए हुए डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर फैसल, अभी हमने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से बात की, लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में भी इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। अब ऑब्वियसली अब चूंकि इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अगर हम सरकारी सतह पे बात करें तो हमें मजीद इस तरह के कई हॉस्पिटल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स को केटर करना 1-2 हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो इस हवाले से जो कह लें हम सरकारी सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि हम कोई कैंसर हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाएं? अच्छा, जैसे मैंने जी जिक्र किया, पहला तो ये है कि ये जो अवामी सतह पे अगर देखा जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाए, तो कैंसर केयर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसकी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे आसान या सबसे वाज़े, ये सबसे बड़ा जो सोर्स है कैंसर कॉज करने का, उसको तो किसी तरह से काबू किया जाए। और फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, तंबाकू का इस्तेमाल, सिगरेट्स का इस्तेमाल, उसको किस तरह से कम किया जाए। तो एक तो ये है, इस पे कुछ लेजिस्लेशन आ चुकी है, कुछ फर्दर आने की ज़रूरत है। कुछ 1-2 टैक्सेस या एक लेवीज जो थी वो पिछली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो उसमें फाइनेंस के बिल में ना आ सकें। इस साल हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ आ जाए ताकि फर्दर जो है तंबाकू के इस्तेमाल में कमी आए। एक तो कमी की बात, जहाँ तक इलाज के तरीका या इलाज की फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि
बजाय इसके कि हम इसको एज अ स्टैंड अलोन या एज अलग कैंसर्स को डील करने की कोशिश करें, बहुत अहम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उसमें जो ऑन्कोलॉजी के सेंटर्स हैं, कैंसर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए एक। और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अहम स्टेप जो है वो है वहाँ की कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी, यानी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी नर्सेज हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी की एडिशन चाहिए। लेकिन एक और अहम चीज है जो इसमें रुकावट बनती है कैंसर केयर में, वो है पैसे। देखें, कैंसर केयर महंगा इलाज है, कैंसर का इलाज। और सो ये जो सेहत कार्ड्स हैं, जो नेशनल सेहत कार्ड्स हैं, केपी में तो कल आपने देखा कि उन्होंने 100% अपनी कवरेज सारे केपी में कर दी। पंजाब में भी इसका इरादा है इस साल के आखिर तक। तो इससे फायदा ये होगा कि जिस किसी ने इलाज करवाना है उसका कैंसर का जो है वो सेहत कार्ड के जरिए इलाज हो सकता है। तो कम से कम उनको जो फाइनेंशियल मीन्स अवेलेबल हैं वो दवाएं खरीदने के, उन टेस्टों के, वो अवेलेबल होंगे। बहुत अहम स्टेप। ठीक, नहीं डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया। डॉक्टर साहब, कैंसर के हवाले से तो हमने खैर बात कर ली, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें आगाह भी किया। और जैसा कि आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। और सरकारी हॉस्पिटल कम से कम इसमें हेल्प कर ही सकते हैं, अगर बाकी क्योर के लिए नहीं भी कर सकते। मुख्तसरन आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि कोविड की सिचुएशन पर आप बात करते के हवाले से कौम को आगाह किया, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में PSL का आ रहा है, उसके लिए क्या SOPs फाइनल कर लिए गए हैं? वी हैव गॉट टू नो, क्योंकि जो क्रिकेट व्यूअर्स हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि अराउंड 30% लोगों को आप अलाउ करने जा रहे हैं, तो जरा काइंडली इस सिचुएशन को क्लियर कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा, हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो कोविड के हवाले से ऑफिशियल फैसले हैं वो हम NCOC के फोरम से डिस्कस करें, वहीं डिस्कस करें, वहीं अनाउंस करें। आज बस ये आपका शो के बाद मैं वहीं जाऊंगा, 10 बजे के करीब वहाँ मीटिंग है, तो उसमें ये टॉपिक ऑन डिस्कशन होगा। तो इंशाल्लाह कुछ हम फैसला करने के काबिल होंगे। कोशिश है कि हम क्रिकेट के शायकीन के शौक को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कोविड की जो वबा है उसको भी सामने रखते हुए कुछ मुतवाज़न से फैसला करें। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे थे और कैंसर के हवाले से अहम मालूमात हमें दे रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से डॉक्टर साहब ने ये कहा कि शायद क्योर करना इतना आसान नहीं है उन हॉस्पिटल्स के लिए, चूंकि बहुत महंगा इलाज है, लेकिन डिटेक्शन तो की ही जा सकती है, डिटेक्ट तो किया जा सकता है। हाँ, और डिटेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग एहतियात करें, माइनर सिम्टम्स के ऊपर भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास एक ऐसे गेस्ट होंगे जो खुद कैंसर में मुब्तला हुए और उन्होंने सर्वाइव किया विद लॉट्स ऑफ होप्स एंड उम्मीद के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। व्हाट्स रॉन्ग? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मुझे लगा कि बोलेंगे। हाँ, मुझे लगा ये बोलने वाले। अच्छा खैर, यू सेड दैट यू। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इससे पहले हम कैंसर की बात कर रहे थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान, फॉर्मली हमारी कोशिश ये थी कि इन्फॉर्मेशन आपको दे और उसके साथ साथ थोड़ा सा अलर्ट भी करे कि डोंट टेक इट दैट लाइट। बहुत ज़रूरी है आज के दिन को लेकर। और अब हमने जिस मेहमान शख्सियत, इनफैक्ट 2 मेहमान शख्सियत स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक मेहमान शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने खुद कैंसर को फाइट किया, सर्वाइव किया और अब माशाल्लाह एक बेहतर हेल्थ के साथ हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। इज अ नोन पर्सनैलिटी, आप इनको जानते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, आप इनको सुनते रहे हैं, खेला भी है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट को। हमारे साथ जनाब नन अदर देन अजहर खान साहब मौजूद है। इज अ बिग नेम इन क्रिकेट कमेंट्री, बहुत बड़े तज्जियाकार भी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि खुद खेल भी चुके हैं पाकिस्तान के लिए। अजहर खान साहब के हवाले से एज ऑफ टोल्ड कि इन्होंने कैंसर को फाइट किया और सर्वाइव किया है। विद दैट हमें जाहिद मकसूद साहब ज्वाइन करें जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हैं, एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक है और एक दिहाई से ज़्यादा एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक है। इज अ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एज वेल। आज हमारे साथ ये भी स्टूडियोज में मौजूद है। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया। और दिन बड़ा अहम इसलिए कि पिंडी में आज टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम टेस्ट की जानिब जाएं, अमला बिल्कुल, हम चूंकि आज कैंसर डे के हवाले से भी अजहर खान साहब बात करें, माशाल्लाह यू आर हेल्दी, आपने रिकवर किया है। वी आर रियली हैप्पी कि अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी से नवाजा है। हम थोड़ा सा इस दिन के हवाले से, चूंकि आप हमारे देखने वालों के लिए एक होप, एक मैसेज लेकर आए हैं कि हम कैंसर से सर्वाइव कर सकते हैं, जिन लोगों को खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का इशू है। सो आपको कैसे पता चला, आपने रिकवर किया, ये सारे जो आपका जर्नी रहा रिकवरी तक, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ये मेरा ख्याल है कि जाहिद साहब को पता है कि एक T20 टूर्नामेंट फैसलाबाद में हो रहा था 2019 में। अच्छा, दैट वाज इन अक्टूबर। तो मैं वहाँ पर कमेंट्री के लिए गया हुआ था, तो कपल ऑफ डेज वर
क्वाइट नाइस, नो प्रॉब्लम। Okay. मगर थर्ड डे जब मैं पिच रिपोर्ट दे रहा था ना, तो मेरी आवाज़ में ऐसा महसूस हुआ मुझे कि जैसे कोई भारीपन नहीं हो जाता वो। तो मुझे प्रोड्यूसर कहता है कि अजहर साहब योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जिसे योर उर्फी आम में कहते हैं गला बैठ जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। तो उसने कहा कि आप आराम कर लें आज का दिन, और गरारे वगैरह या जो कोई भी एंटीबायोटिक, कोई मे बी के वायरल इन्फेक्शन कोई हुई है। ठीक। तो वो एक दिन मैंने आराम किया, बट द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो। ओके ओके। तो वो मैं मतलब थोड़ा सा कॉशियस हो गया, तो मैंने कहा नो आई जस्ट वांट टू गो बैक टू लाहौर, और मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा अपने। मेरे ENT स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर नवीद असलम, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा नेजल एंडोस्कोपी की। ठीक है। वो ये है कि यहाँ से एक वायर डालते हैं उसमें आ जाता है। तो मेरी जो लेफ्ट वोकल कॉर्ड थी ना, उस पर एक वाइट पैच था। ओके। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज जो है वो मेडिसिन से नहीं होगा, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। सही। खैर वो 2 दिनों के बाद उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आए, मेरा उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तो मैं सुबह गया हूँ 9 बजे, 3 बजे मैं आया हूँ। तो जो कंटेंट्स थे ना उसके वोकल कॉर्ड पर जो वाइट पैच था, वो शौकत खानी को भेज दिए फॉर बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है। अब बायोप्सी का जब रिजल्ट आया तो मैं लेने गया हूँ कोई 8-10 दिन के बाद, तो उसमें मॉडरेट सिम्टम ऑफ कैंसर पाए गए, ओके। which was just शॉकिंग फॉर यू। so shocking। मैंने कहा देखिए ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं पान खाता हूँ, ना और छालिया, स्पोर्ट्समैन वैसे भी ऑलरेडी बहुत फिट होता है। एब्सोल्युटली। मगर ये था कि मुझे मतलब आई वाज एस्टोनिश्ड। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, हम आपको रेफर करते हैं शौकत खानम में। ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर आरिफ जमशेद थे, उन्होंने मुझे, उनका प्रोटोकॉल है शौकत खानम का, वो आपको यू हैव टू गो थ्रू। वो मेरे सारे टेस्ट हुए, सिटी स्कैन, थ्रोट का, चेस्ट का, हर चीज़। तो 3 दिसंबर को उन्होंने मुझे ना 1-to-1 फिजिकली चेक किया। सही, ठीक है। तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हुए थे उसमें उन्होंने कहा कि अजहर साहब आपका जो हमें रिजल्ट से पता चला है वो ये है कि आपका T1 है, दैट इज जस्ट स्टार्ट एंड द बिगनिंग। और आपका क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेट करवा लिया है, तो अब हम आपको रेडिएशन देंगे। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मगर 12 या 13 थोड़ा सा मैं आपको बता दूं 12 या 13 रेडिएशन के बाद ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कच्चा शीशा चबा लिया है। इट इज गोइंग टू बी दैट पेनफुल। आपके कट्स आ जाएंगे, थ्रोट में स्वेलिंग हो जाएगी। आई हैव गॉन थ्रू रेडिएशन। बड़ा उनका सिस्टम था जी, बड़ा ज़बरदस्त था। डॉक्टर्स वर वेरी नाइस, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी इंकरेजिंग। मगर जब 6 हफ्ते के बाद मैं गया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्लियर। मगर जो 6 हफ्ते थे ना, दैट वाज समथिंग। अल्लाह का शुक्र ये है कि आपने न सिर्फ अर्ली डिटेक्शन हुई आपकी, उसको आपने फाइट भी किया, और ऑब्वियसली अल्लाह पाक की तरफ से सेहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इस वक्त इनिशियली मुब्तला हुए हैं कैंसर में, या खुदा न खास्ता कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, मुस्तकबिल में ऐसी कोई खबर मिल सकती है, उनको आप कोई मुख्तसरन क्या कहना चाहें? सिर्फ मैं ये कहूँगा इसमें आपको ना अल्लाह ताला से रजू करना बहुत जरूरी है। ठीक। क्योंकि वो ही मददगार है, वही इंसान को हिम्मत देता आप जो कि हमारे साथ हैं अगले सेशन, अगले ब्रेक के बाद भी, तो हम दोनों मेहमानों से इस हवाले से जाहिद मकसूद साहब से भी और अजहर खान साहब से भी क्रिकेट पे भी बात करेंगे और लाइफ एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। शॉर्ट ब्रेक क्विकली लेनी है, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उसके साथ साथ कैंसर को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन अब चूंकि हमारे पास अपडेट आई है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कम से कम टॉस तो जीत गए। हाँ, दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। हमारे साथ एट स्पोर्ट्स एक्सप्रेस न्यूज है जाहिद मकसूद साहब, उनसे हम जानेंगे जाहिद साहब कैसे देखते हैं आप इस फैसले को। हमने पहले टीम वही है, दूसरा टेस्ट है, 1-0 की बढ़तरी है, वाइट वॉश करने। देखिए इमरान ने अभी जैसे कहा है कि कम से कम टेस्ट जीत गए हैं। कराची में टेस्ट हारे थे, मैच जीत गए थे, टॉस हारे थे, मैच जीत गए थे। आज यहाँ तवक्को की जा रही थी, क्योंकि यहाँ तक जो हमारे विजुअल पहुंचे हैं पिच के, हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट दी है, पिच वहाँ पे बिल्कुल गंजी है, कंडीशंस का फर्क है कराची का और लाहौर का। और पहले ही बैटिंग की कम से कम मैं तवक्को कर रहा था कि अगर टॉस जीतेंगे तो ये पहले ही बैटिंग करेंगे। अच्छा फैसला। इसमें मेन चीज ये होगी कि हमारे ओपनर्स को स्टैंड लेना होगा और लंच तक ज्यादा से ज्यादा ठहरना होगा, अपनी विकेटें ना गवाएं। इमरान पहला टेस्ट खेल रहे हैं, अबद अली बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए थे, कराची में दोनों पे ड्यू है, और एक लंबा स्टे करें, कम से कम 60-70 रन की दें। लेकिन
साउथ अफ्रीका की टीम में उन्होंने एक चेंज किया, व्यान मोल्डर को लाए हैं जो ऑलराउंडर है, नगीडी को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, अगर रबाडा को फेस करना है, आपने एनरिच को, नॉर्जे को फेस करना है, तो वो रोक के करना पड़ेगा। इमरान बट अगर खुदा ना खास्ता आज भी परफॉर्म नहीं करते, मुश्किल होगा आगे उनके लिए? नहीं, वो तो मुश्किल होता है, जाहिर है एक प्रेशर भी पड़ता है फिर टीम के आने के लिए। अच्छा किया उन्होंने ये चांस दिया है, टीम में चेंज इसीलिए नहीं की क्योंकि ज़रा मैंने बता रहा हूँ चपटी सी विकेट दिखाई देती है, बॉलर्स यकीनी तौर पर यहाँ पर कामयाब हो गए। जो लास्ट मैच था श्रीलंका के खिलाफ, वो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। यासिर शाह पहली इनिंग्स में विकेटें नहीं ले पाए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 4 आउट किए थे, इसलिए तवक्को की जाती है। नुमान का मोहराल बहुत हाई है क्योंकि सारे ही बार बार जिक्र कर चुके हैं, 34 साल की उम्र में उनको मिला, टेस्ट डेब्यू किया उन्होंने, पर अच्छा, बहुत अच्छा खेले, यासिर बहुत अच्छा खेले, 7-7 विकेट, कंट्रोवर्सीज भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा जो है ना इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर्स को, और नजरें भी उन्हीं के ऊपर है। You've been witnessing lots of hundreds of matches and playing as well. कैसे देख रहे हैं इस मैच को? पिंडी वर्सेस कराची, जो कंडीशंस की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन में पिछला टेस्ट खत्म हो गया था। What about this? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 चीजें होती हैं जो कि आपके कंट्रोलेबल नहीं होती, एक वेदर, एक पिच और एक अंपायर डिसीजन। ठीक। सो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त आगाज किया, टॉस जीता है, दे हैव डिसाइडेड टू बैट व्हिच इज क्वाइट गुड। अब पाकिस्तान की टीम को पिछले मैच को बिल्कुल भूल कर ना एक नए सिरे से एक फ्रेश पिच पर, अब जो वेदर कंडीशंस है ना, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कराची। यहाँ पर बड़ी कूलिश एनवायरनमेंट्स है और ओपन स्टेडियम है, क्राउड नहीं है ना, तो अब देखें कि क्राउड ना होने से ना फर्क क्या पड़ेगा कि जो विंड की जो डायरेक्शन है ना, दैट इज गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी फास्ट बॉलर्स। और वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी पिच के, और पिंडी की पिच की करेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि वहां पर हल्का सा बाउंस कराची से ज्यादा होगा। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस के हैविंग सेड दिस के जो पिच है, जिस तरह जाहिद मकसूद साहब ने बताया कि बिल्कुल गंजी कर दी है, घास उड़ा दिया है, सो इट इज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान के टॉस जीता है, बैटिंग की है, पुट good total on the board and create pressure on South Africa. Good total, by the way? I think if you decided to bat first, तो आपको at least 400 runs should be on the board. अच्छा, 2 के हमें बर्तरी हासिल है, बट स्टिल बाबर आजम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बाउंस बैक भी कर सकती है। सो हमें कितना इस चीज को लाइट नहीं लेना, बल्कि हमें उसी को प्रेशर कंसिडर करना है। बड़ा अच्छी बात की आपने, इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये सेशन टू सेशन चलती है। You have to win at least 9 to 10 sessions in order to, you know, winning a टेस्ट मैच। तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच ऑब्वियसली 2-0 की एक लीड होगी, टेबल पर भी पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, मगर ये है कि साउथ अफ्रीकन जो है ना, बाय नेचर दे आर वेरी रिगिड, वेरी हार्ड क्रिकेटिंग उनके स्किल्स हैं, तो वो दे आर गोइंग टू पुट ऑल देयर स्लैंडर्स, दे हैव ऑल द स्किल्स टू, यू नो, बाउंस बैक। आप ये बताइए, बाबर आजम से अभी रमीज ने पूछा, यू एंजॉयिंग कैप्टेंसी, उन्होंने कहा यस। पिछले दिनों में कुछ मसाइल का शिकार भी बाबर आजम रहे, फिजिकली भी उनकी इंजरी भी हुई जो न्यूजीलैंड के अंदर हम थे। ये कम बैक कैसा था? पहले मैच के अंदर आपको एक मैच्योर कैप्टन नजर आया बाबर आजम में, और इस मैच में क्या एक्सपेक्ट करें आप? जैसे एज अ कैप्टन तो बाबर बिल्कुल अच्छे दिखाई दिए, लेकिन थोड़ा सा अलार्मिंग इस सेंस में जरूर था कि दोनों इनिंग्स में स्पिनर से आउट हुए, महाराज से। दोनों इनिंग्स में उन्होंने रिव्यू लिया, दोनों में नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में स्कोर नहीं कर सके, दूसरी इनिंग्स में वो आखिरी लम्हात में आउट हुए जबकि मैच चंद कदम के फासले पे था, 30 की, और बहुत ही अच्छा खेले। उसमें जो चौके लगाए, जो स्ट्रोक्स लगाए, वो लगता था एक मजा हुआ और एक एक्सपीरियंस बंदा है। उनका कम बैक है, उनको नीड है, ज़रूरत है। यहाँ दोनों इनिंग्स में सेंचुरी कर चुके हैं रावलपिंडी में, अपनी परफॉर्मेंस दोहराएं। और जो बहुत पहले कहा जाता था कि अगर टेस्ट का कैप्टन बनाएंगे तो एक बोझ तले दब जाएंगे बाबर, तो वो ऐसा दिखाई नहीं दिया हमें। T20 के भी वही कैप्टन है, वनडे के भी वही हैं, टेस्ट के वही हैं, तो उनके वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मोस्ट अवेटेड फ्लैग्स, जिसमें आज आपकी मुलाकात सना मायूं कराएंगी मिस्टर शू जैंग जिंग से, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस के हवाले से बहुत ही जबरदस्त, बड़ी इंप्रेसिव शख्सियत है। उन्होंने क्या अचीव किया, आपके लिए उनके पास क्या अपने तजर्बे की सूरत में, जानते हैं फ्लैग्स में सना मायूं से। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ चाइनीज एंटरप्रेन्योर जू शेंग जून से, जो 2016 में चाइना से पाकिस्तान आए। आज का ये एपिसोड हमारी खवातीन और यंग जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमें ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात पता चलने वाली है। तो आइए मेरे साथ।
How are you? I'm fine, thank you. Thank you for giving your time. You are welcome. Please. Please. Zoo, I am really excited to मैं know. ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आपका पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? How is your living experience in Pakistan? How have you found the people here? Yes, I have. हाँ, मुझे पाकिस्तान में 5 साल हो गए हैं। मैं 2016 में अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान का माहौल बहुत अच्छा है, लोगों का रवैया बहुत दोस्ताना है। मैं पेशावर, कराची, हैदराबाद और पाकिस्तान में बहुत से शहर घूम चुका हूँ। And people are so friendly. मुझे यहाँ कोई दहशतगर्द नजर नहीं आता। यहाँ के लोग बहुत मुखलिस हैं। I found there is no terrorist attack and no incident that harmed me. There is no such thing as बिल्कुल, people पाकिस्तान बहुत अमन पसंद मुल्क है। मुझे अच्छा लगा। क्या आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं? Country. So I'm glad to know that changed your perception about our country. Okay, so my audience. हमारे देखने वालों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Here and that you are working on it. So tell us about it. Yes. After CPAC. मैं सीपैक के बाद इन्वेस्टमेंट के गर्ज से यहाँ आया हूँ। इसी साल के शुरू में हमने चाइना से पाकिस्तान में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। दिसंबर 2020 में हमने पाकिस्तान में फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम का आगाज किया। Corporate social responsibility program also. Okay, wonderful. So I can see that you're giving. आप लोग पाकिस्तान में 1 मिलियन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के लिए फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपका इदारा ज्यादा फोकस खवातीन को कर रहा है। Women and young generation. Yes. Since COVID-19 is. कोरोना वायरस के बाद बहुत से पाकिस्तानियों को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। हमने दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान में 1 मिलियन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ट्रेन करना है, जिनमें आधी तादाद खवातीन की है। By December 2021, half of this would be females. Will it be accessible? क्या तमाम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अहल हैं? और ये भी बताएं कि लोग आपसे राब्ता कैसे करें? People access to your program. Yes, our program is to every. जी हाँ, हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए हैं। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें और हमारा बंदा आपसे राब्ता कर लेगा। 20 लोगों पर मुश्तमिल क्लास में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। And you will be trained in 20 people class and in a webinar. When we talk about the online business, as in the society. इस माशरे में लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से ऑनलाइन बिजनेस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? What are your guidelines for that? Yes. There's always some fraud. जी हाँ, सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि हर शोबे में इस तरह के फ्रॉड्स का खतरा रहता है। इस चीज पर पाकिस्तान में साइबर क्राइम कवानीन मौजूद हैं, इसीलिए हमने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की है। 3 बुनियादी चीजों से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। पहला ये कि आप क्लाइंट के सोशल मीडिया पेज पर उनकी एक्टिविटीज देखें कि वो कितने तसल्सल से अपने प्रोडक्ट के बारे में आगाही दे रहे हैं। दूसरा, उनकी रिटर्न पॉलिसी लाजमी देखें और तीसरा ये कि कंपनी के पेमेंट मेथड को लाजमी चेक करें। जितने ज्यादा पेमेंट मेथड होंगे उतना ज्यादा कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। About the training, I would like to know. आप ट्रेनिंग में एक बंदे को कितना टाइम देते हैं? One person for a training. In one training. हमारा 20 दिनों का वेबिनार होता है, पीर से लेकर जुमे तक, जिसमें हर रोज 1 घंटे का सेशन होता है। Not every day, but from Monday to Friday. Okay. It will have 1 hour each day. Okay. And keep it for 1 month. Okay, so as I can see, even in this. सीपैक के तनाजुर में ऑनलाइन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी That है? aspect, if we take it, if we combine it with the CPAC, will it be productive for the CPAC as well? Yes, after CPAC. जी हाँ, सीपैक के बाद हमने यहाँ $35 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने का सोच रखा है। सीपैक से पहले इस्लामाबाद में बैठे ताजिर को 40 दिन इंतजार करना पड़ता था और प्रोडक्ट कराची आता था, जबकि सीपैक के बाद वो प्रोडक्ट आपको इस्लामाबाद के नजदीक किसी भी पोर्ट से मिल जाएगा। Get the products from Karachi, and now he can just sit here and get the product from any dry port near Islamabad. What would be that one? हमारे नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? Our youth.
The other thing I want to say मेरा पैगाम ये है कि आप माशरे की बेहतरी के लिए काम करें। माशरे में हर शख्स की अहमियत है। you are a student, do your present job well, that is to contribute to the society. Because in the society, everyone has his or her value. Let me tell you guys. नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जू अभी सिर्फ 19 साल के हैं और इस उम्र में इनके पास बहुत तजुर्बा है। मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। आगे बढ़ते, बाहर के इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो यहाँ आएं और इन्वेस्टमेंट करें? If any foreign businessman wants to come to Pakistan, any message do you want to? I would like to say, if any foreigner are choosing Pakistan to invest, मैं यही कहूँगा कि जो फॉरेनर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, ये एक बेहतरीन चॉइस है। पाकिस्तान के लोग बहुत तहम्मुल मिजाज हैं। मैंने ऐसे लोग अमेरिका और यूरोप में भी नहीं देखे। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ बहुत मौके हैं। this is country still in developer phase, so there are many opportunities. Oh, wonderful! Acceptability and the penetration in the market is there availability. Okay, wonderful. आप पाकिस्तान तो बहुत घूमे होंगे, आपको कौन सा इलाका सबसे ज्यादा पसंद है? So, if I ask you, which area do you like the most? Actually, for this question, I prefer to choose Islamabad. Okay. मुझे तो इस्लामाबाद बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं यहाँ रह भी रहा हूँ। Wonderful place. इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी कैपिटल है और यहाँ के लोग बहुत तहम्मुल मिजाज हैं। And this is also an international capital, so everyone is so accept to the foreigner. Okay, Ju, it was wonderful knowing a lot about the online business and e-commerce, और I guess ये हमारे उन लोगों के लिए जो घरों में बैठकर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी। सो जो द फॉर्मल पार्ट ऑफ रस्मी सवालात अब खत्म हो गए। मुझे ये बताएं कि क्या आपने पाकिस्तानी खाने ट्राई किए हैं? पाकिस्तानी फूड? Yes. And हाँ, मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। wonderful. So आपकी which पसंदीदा one is डिश your कौन सी है? favorite dish? It is hard to choose. मुश्किल सवाल है। नाश्ते में मुझे ऑमलेट पराठा बहुत पसंद है। Paratha breakfast, Okay. paratha omelette and chai as a Okay. breakfast. The second उसके thing- अलावा मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। Wow, wonderful. So as हम everyone पाकिस्तानी loves चाइना के Chinese खाने food बहुत in शौक से Pakistan, खाते we हैं। क्या love आपने यहाँ चाइनीज Have you फूड टेस्ट tried किया है? Chinese food here, and how have you found it? Yes, I've tried a lot of Chinese food. हाँ, मैंने यहाँ बहुत चाइनीज़ खाने खाए हैं। मैंने इस्लामाबाद के हर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया है और मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये असल चाइनीज़ खाना नहीं है। Original Chinese यहाँ पर मीठा और मसाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। and more spicy. Especially, I taste that sweet and sour chicken, which we do not have in the Chinese menu. That I found out that is so Pakistani style Chinese. When I met you first, you जब मैं आपसे मिली तो आपने मुझे अस्सलाम वालेकुम Yes. कहा। and then I can imagine you. फिर speak मुझे अंदाजा हुआ कि आप उर्दू बोल सकते हैं। जी, not really well, but थोड़ा उर्दू. How wonderful! And can you write Urdu as well? You're learning. Yes, मैं उर्दू सीख रहा हूँ. How wonderful! So hopefully आपको समझ तो आती है. Do you understand when people speak in Urdu? 20%. Okay. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आपको चाइनीज आती है तो मैं कहूँगी 0%। Yes, obviously. Okay. So I'm gonna go. अब मैं for the रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं एक लफ्ज कहूँगी, इससे आपके दिमाग में जो भी पहली बात आएगी वो आपने कहनी है। Islamabad. Beautiful place. Okay. Lahore. Ford place. Okay. Beijing. The Great War. Imran Khan. Nice president. Xi Jinping. He is the most powerful president in China. Oh wow. Okay. अब मैं now आपको I दो will ऑप्शंस give you दूंगी, two आपने उनमें options. से It would एक be का a इंतखाब rapid करना fire, होगा। and I would give you two options and you have to select one of them. Okay. Okay. Online gaming or sports? Sports. Oh, wonderful. Badminton or football? Football. Biryani or dumplings? Dumplings actually. Here you cheated the biryani. Okay, Islamabad or Beijing? Beijing.
Wonderful. So that was आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ जो भी कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ Best of luck, and it was wonderful knowing a lot more about the online business. और ये सारी information I hope कि आप देखने वालों के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुई होगी। आज तक के लिए आज की एपिसोड में इतना ही। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और अब नेक्स्ट हमारे पास है सफर इरशाद, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें कुछ वादी हुंजा के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले। तो देखते हैं हमारे सेगमेंट सफर इरशाद। के पास एक अच्छा चांस है कि यहाँ पे एक बड़ा स्कोर करें और अपना एतमाद भी बहाल करें और कम बैक जैसा आपने कहा। दिस मैच इज गोइंग टू बी द बॉलर्स गेम। ये अब डिपेंड करता है कि रबाडा को आज फेस करना है, अपने एनरिच को करना है। फिर पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है हसन अली और शाहीन ज़्यादा विकेटें नहीं ले पाए थे कराची में, लेकिन हमारे बॉलर्स पे, हमारे स्पिनर्स पे ज़्यादा पर इन्हें सारा वो क्या करते हैं। चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि हम ये वाला मैच भी जीते और टेस्ट मैचेस को देखने का जो कह लें हमें शौक है वो भी पूरा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। सियाहत के हवाले से दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क कहलाया जा सकता है कि इस कदर तनव्वु है कि शायद ही किसी मुल्क में हो। सहराओं से दुनिया के अजीम पहाड़ों और दुनिया की कदीम तरीन तहजीब लिए पाकिस्तान सयाहों के लिए हकीकी मानों में सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, किसी मुल्क में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर 100 किलोमीटर, हर 150 किलोमीटर आपको एक नई लैंडस्केप दे देता है, एक नया आपको ज़बान दे देता है, एक नया कुजीन मिलता है, आपको एक नए चेहरे मिलते हैं, एक नया लैंग्वेज मिलता है। बैनुल अक़वामी सयाह आते हैं और सहूलियात न भी मांगें तो बुनियादी ज़रूरियात तो मांगते हैं, और सयाहों के लिए ये बुनियादी तरीन ज़रूरियात भी पूरी करने में हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। कराकोरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, इस तवील शाहराह पर पब्लिक वॉशरूम नाम की कोई चीज नहीं है। भले आप थाकोट के ऊपर 100 रुपये टूरिस्ट से चार्ज करें एज ए टूरिस्ट फी या एज एंट्री फी, कराकोरम हाईवे के ऊपर ट्रेवलिंग करने का चार्ज करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं 100 रुपये देता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस 100 रुपये के एवज़ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मसलन रेस्ट रूम्स मिलते हैं, कोई रिक्रिएशन साइट्स मिलते हैं, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए कोई यानी रीजनेबल टॉयलेट्स हों जो साफ सुथरे हों। हुंजा को बैनुल अक़वामी शोहरत 19वीं सदी के वस्त में नसीब होना शुरू हुई, जब 1850 के बाद से सयाह हुंजा आए और उन्होंने सफ़रनामे लिखे। ये तमाम लोग हुंजा की मेहमान नवाजी से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इस खित्ते को जन्नत अर्जी और यहाँ के रहने वालों को दुनिया के खुश तरीन लोग कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हकीकत यही है? क्या हुंजा वाकई जन्नत अर्जी है और यहाँ रहने वाले दुनिया के खुश तरीन लोग हैं? अगर इसको हम पाकिस्तान के अंदर भी कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी जगहों से बहुत मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि ये बहुत एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की हमें शक्ल में नज़र आता है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये वाकई पैराडाइज है। इसको हमने रोमांटिसाइज़ किया है कि बस पत्थर है, पहाड़ हैं, इतनी खूबसूरत वादी है तो वादी की ग्रीनरी नज़र आ रही है, कोई बच्चा खेलता नज़र आ रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन उसके अंदर हम डिग आउट नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ लोग रहते हैं पहाड़ों के अलावा। मैं भी समझती हूँ कि इससे खूबसूरत जगह और कहीं पे नहीं है। जहाँ आप आके कहते हैं हुंजा बहुत खूबसूरत है, मैंने देख लिया। इसी तरह जब मैं बाहर गई हूँ मुझे भी लगा कि नहीं, हुंजा से खूबसूरत जगह कोई नहीं है। मगर जो आपने उस एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछते हैं तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो अगर आप देखते हैं, जिन चैलेंज से हम गुजरते हैं, तो इसको हम सिर्फ उस खूबसूरत जो एरिया है उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। नीचे से जो लोग आते हैं सर, आके यहाँ वो पानी को हाथ लगा के ही वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो इंतहाई ज़्यादा गंदा पानी है, गटर का पानी है। वो हम उनको जब बताते हैं सर कि ये जो पानी है ये इसमें गोल्ड है अंदर, तो वो कहते हैं कि आप अपना गोल्ड अपने पास रख रहे हैं, हमें साफ पानी हमें मुहैया कर लें। हेल्थ के लिहाज से इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़,
तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हुंजा वाटर भाई बहुत ग्लोरीफाइड चीज़ है। आपने देखा है पानी किस तरह के गंदे नालों से गुजरता है। पहले तो हमें बचपन में हम कहते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस मैं भी कहती कि ये पानी गंदा है, क्योंकि इसी के एग्जिट बराबर से जो है ना भेड़ बकरियाँ जाती हैं, तो उनका जितना भी वेस्टेज है वो अंदर जाता है, वो पानी आता है, हम पीते हैं। फ्रेश चैनल्स नहीं है, चैनल्स की मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप वैसे उल्टर के नाले पे वॉक करें जहाँ से हमारे पानी आ रही हैं, चैनल्स बिल्कुल ओपन है, वो मतलब इंसान भी चल रहे हैं, जानवर भी चल रहे हैं, दोनों का वेस्ट जा रहा है। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी जो है पहले ज़मीन में जाती है, बागों में जाती है, और जो खेत है वहाँ से फिर फिल्टर होके उन्हीं चैनल्स में गिरती है जो लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप हुंजा वाटर की बात करते हैं, उस मिथ पे मैं आऊँगी कि जहाँ पे अगर मैं सोचती हूँ तो उस टाइम हम कह सकते थे कि वो हुंजा वाटर है, हमने मिट्टी भी खाया, वही पानी पी लिया, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी जाके अगर आप कहते हैं तो मैं कभी टूरिस्ट को ये नहीं कहूँगी कि ये हुंजा वाटर है, आप इसे पी लें। एक दौर था कि हम अपने आप को हौसला देते थे कि ये पानी साफ़ है, हुंजा वाटर है, इससे पीने से उम्र लंबी हो जाती है। यार ये जो ना उस वक्त के हिसाब से चलता था। अब इस ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है कि हम हुंजा वाटर पी लें। बिल्कुल मिट्टी है, गंद पानी है, कोई हुंजा वाटर नहीं है। एक तहकीक बताती है कि जेम्स हिल्टन ने अपने नावल में जिस खूबसूरत सरजमीन का तस्वुर दिया है और उसको शैंग्रीला का नाम दिया है, वो यही हुंजा है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या हुंजा वाकई जन्नत है और उसके रहने वाले दुनिया के खुश तरीन लोग हैं? एक नफ्सियाती मसला ये भी हुआ कि जब हुंजा के बासियों ने सुना, देखा कि हर कोई हुंजा को खूबसूरत तरीन सरजमीन करार दे रहा है, तो उन्होंने अपने बहुत से मसाइल को उजागर करने की बजाय दबाना शुरू कर दिया कि कहीं हुंजा की इस मुस्बत शोहरत को नुकसान न पहुंचे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि मसाइल को वक्त पर हल न करने की वजह से मसाइल के कद बढ़ते चले गए। हम ग्लेशियर वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं, फेमस हुंजा वाटर को फॉर इंस्टेंस। सारे चैनल्स ड्राई हो गए। एक महीना जब टॉप यानी पूरा जब सीजन पीक पे था जुलाई में, हम कहाँ से छोटे छोटे बाउज़र लेके आए पानी। आप खुद किया होगा आपने एक्सपीरियंस कि कितनी तकलीफ। 0 पॉइंट से चले बल्दिया फोर्ट तक गद्दे चलने वाले गद्दे गाड़ी चलने वाले रास्ते हैं, ठीक है। इस पे हमारा सदर मुमलिकत 2 दफ़ा आया। उसको हमने रिक्वेस्ट की कि आप इस रोड की शक्ल देख लें, इसको कम से कम मेंटेन तो कर लें। बड़ा नहीं हो सकता, इसको मैनेज तो कर लें। 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा क्या रोड है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर भी नहीं है सर, 2.5 किलोमीटर है फोर्ट चौक से लेके अपना 0 पॉइंट तक। पाकिस्तान में हुंजा बैनुल-अक़वामी सतह पर सियाहत के हवाले से पाकिस्तान की शनाख्त है। हुंजा में करीमाबाद हुंजा की शनाख्त है। सियाहों की अक्सरियत हुंजा में करीमाबाद ज़रूर जाती है, जहां वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि पानी गदला है। अक्सर औकात बिजली न होने की वजह से जनरेटर्स की चिंगार से करीमाबाद गूंज रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं और पानी कम या अक्सर औकात न होने की वजह से गर्द गुबार का एक तूफान है जिसमें सांस लेना महाल है। इन तमाम मसाइल को देखा जाए तो यकीन नहीं आता कि हुंजा, जिसे सियाहत के हवाले से पाकिस्तान की शनाख्त कहा जाता है, वहाँ तरक्की के हवाले से इस कदर बुरे हालात हैं। हम भी ये तकाजा बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड में जो कंफर्ट है वो सारा हमें बना के दे दे। आप अगर हमें 2 घंटे से 6 घंटे की बिजली देते हैं, इस स्टेज पे मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ कि आप 6 घंटे तक लेके जाए हमें बिजली के लिए। एक दफ़ा मेरे पास एक टूरिस्ट आया, उसने कहा कि मैंने कहा सॉरी सर वी आर शॉर्ट ऑफ पावर। उसने कहा शॉर्ट ऑफ पावर? ही वॉज लाइक इन ए शॉक। कहता था योर पावर इज गोइंग टू अरेबियन सी। आपका पानी जिससे आपने बिजली पैदा करनी वो बहरे अरब जा रहा है और अरब से आप तेल लेके आके यहाँ पे जनरेटर्स पे बिजली पैदा कर रहे हैं। कितना, यानी ये तो इंसानी अकल से बालातर चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि हम मतलब किसी मसले में एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई है यहाँ पॉवर्टी रेशोज़ हैं, चलो आपको सड़क पे भीख मांगता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, कम्युनिटी डायनेमिक्स डिफरेंट है बहुत डिफरेंट किस्म के मसले प्रिवेल करते हैं जो बाकी मुल्कों में होती हैं या बाकी जगहों पे जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ होती हैं, लेकिन उन पे बात नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होती। जी आए देखें हुंजा है, ये बस गा रहे हैं लोग, बस नाच रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अच्छा दिखाते ऐसे हैं कि बस हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ और हो ही नहीं रहा। भाई हम भी रोज़ी रोटी की उतनी ही मेहनत मुशक्क़त से गुजरते हैं जितना कोई भी दूसरा इंसान। ख़वातीन बहुत वर्नरेबल हैं और यहाँ की भी वैसे ही वर्नरेबल हैं।
और सेम एक ट्राइबल सोसाइटी है जो मॉडर्निटी के बिल्कुल सामने बहुत नेसेंटली आया है, बहुत एक्सीडेंटली आया है। टूरिज़्म बहुत नया चीज़ है। अब लोगों को हम जन्नत लग रहे हैं, हमारे मसले बुनियादी मसले नहीं, भाई हमारे पीने का पानी नहीं है, ख़त्म होता जा रहा है। करीमाबाद जैसे अगर बहुत विलेज का नाम ले जहाँ हर टूरिस्ट आता जाता है, आप देखें वहाँ पानी नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज हो रही है। मतलब आप इन मसलों पे हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हुंजा के मसाइल ऐसे मसाइल नहीं हैं जो हल न किए जा सकें। ज़रा सी रियासती तवज्जो से हुंजा के इन बुनियादी मसाइल को हल करके न सिर्फ मकामी लोगों को परेशानियों से निकाला जा सकता है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सयाह भी पाकिस्तान के हवाले से भरपूर मुस्बत तासुर लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये मसाइल हल कौन करेगा? वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ मजीद इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट्स का आगाज हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी सगीर की लेजेंड गजल गायिका मलका पुखराज की। उनके मद्दा आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। गजल राग और गीत गायकी का जिक्र हो और मलका पुखराज का नाम न लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाली मलका पुखराज का शुमार उन गुलकारों में होता है जिनकी आवाज का जादू आज भी शायकीन के कानों में रस खोलता है। सुरीली गुलकारा मलका पुखराज का असल नाम हमीदा था और अब जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह के दरबार में गायकी किया करती थी, लेकिन उन्हें राजा को जहर देने के इल्ज़ाम में वहां से निकाल दिया गया और जहां से वो दिल्ली चली गईं। लेकिन पाकिस्तान का क़याम हुआ तो उन्होंने लाहौर को अपना मस्कन बना लिया। मलका पुखराज की बात की जाए तो उनको ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोकगीतों पर अबूर हासिल था, मगर उन्होंने हफीज़ जलंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाया तो बेहद शोहरत हासिल की। मलका पुखराज के हवाले से बात की जाए तो उर्दू और फारसी ज़बानों पर अबूर रखती थी। उन्हें पहाड़ी राग उनके दीगर गुलकारों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाता था। आपने जब अदम की गज़ल वो बातें तेरे खसाने तेरे भी बेहद मकबूल हुए और उनकी शनाख्त बन गई। खूबसूरत फनकारा, खूबसूरत गुलकारा मलका पुखराज को हम याद कर रहे थे। और क्योंकि फ़न और फ़नकार की बात हो रही है तो आज एक और ऐसी शख्सियत की बरसी है, चौथी बरसी है, जिनका जिक्र जब उर्दू अफसाने की बात करेंगे, उर्दू अदब की बात करेंगे तो उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ़ राजा गित की खालिक और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ़ की खालिक बानो कुदसिया साहिबा की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। बानो कुदसिया के रुखसत होने से उर्दू अदब एक बेमिसाल और बेबदल मुसन्निफ से महरूम हो गया। 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर में पैदा होने वाली मशहूर नावल नवीस, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुदसिया को बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक था। आपने इंटरमीडिएट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज लाहौर से जबकि बीए कनेट कॉलेज लाहौर से किया और 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर मशहूर अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद से उनकी शादी हुई और उसके बाद बानो कुदसिया का शुमार उर्दू अदब के अहम अफसाना निगारों में होता है। बिल्कुल, उनके अफसानवी मजमू में नाकाबिल जिक्र बाज़गश्त, अमर बेल, 10 बस्ता, समान वजूद, तवज्जो की तालिब, आतिश ज़ेरपा और कुछ और नहीं के नाम शामिल हैं। उन्होंने कई नावल भी तहरीर किए। उनका शोरा आफाक नावल राजा गिद अपने असलूब की वजह से उर्दू के अहम और मुमताज़ नावलों में शुमार होता है। उनकी दीगर तसारीफ पर जिक्र करें तो उनमें एक दिन, शहर लाजवाल, पुरवा, मोम की गुड़िया, चार चमन, दूसरा दरवाज़ा, हिजरतों के दरमियाँ और उनकी खुद नविश्त राह रवां के नाम सर फहरिस्त हैं। बानो कुदसिया ने टेलीविज़न के लिए भी कई यादगार ड्रामा सीरियल्स और ड्रामा सीरीज़ तहरीर किए जिनके मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी खदमात के इतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा और आप तवील अलालत के बाद 4 फरवरी को लाहौर के एक निजी हस्पताल में इंतकाल कर गई और उनको अपने महबूब शौहर अशफाक अहमद के पहलू में ही सुपुर्द खाक किया गया। आज बानो कुदसिया के हवाले से हम बात करें तो उसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है वकार अहमद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। बानो कुदसिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, क्या कहेंगे? देखिए, अदीब हो, शायर हो या किसी भी हवाले से शोहरत का कोई भी फ़र्द ज़ाती सतह पे वो क्या है, ये बहुत अहम चीज़ होती है कि मतलब कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा फनकार हो लेकिन ज़ाती सतह पे वो इतना बड़ा आदमी ना हो, ये हो सकता है। बानो आपा और इशफाक साहब का ये बहुत बड़ा और फैज़ साहब का ये बेसिकली ज़ाती ज़िंदगी में भी शायद उससे ज़्यादा कदावर थे, जितना भी तहरीरों में नज़र आते हैं उससे भी ज़्यादा कदावर। और बानो आपा जो है उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में और इशफाक साहब ने बहुत सारे लोगों की मदद की। इशफाक साहब जो थे वो चाहे वैसे अपनी खुद ही और उस मामले में, लेकिन अगर आपने उनको काम कह दिया है तो वो किसी दफ्तर पे साहिल बन के बैठ जाएंगे क्योंकि आपने काम कहा है। तो मैं आपको ज़ाती अपने एक तजर्बा ये बताऊं कि मैं जब मैट्रिक में
या कहीं इंटर वगैरह में था, तो उस वक्त कोई वक्ती वक्त था, मैंने बानो आपा को ख़त लिखा पहली दफ़ा, तो उन्होंने कोई एक महीने के बाद जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि माजरत की कि मैं उम्रे पे गई हुई थी तो मैं 1 महीना लेट हो गई, और उसके बाद अच्छा फिर हमारी खतों किताबत स्टार्ट हुई, और उसके बाद एक जगह मैंने कहा मैं शदीद बेरोज़गारी की कैफियत में हूँ, उन्होंने एक्सी मुफ्ती को रेफ़र किया और मेरी पहली जॉब करवाई। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैंने इंग्लिश और MBIT दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था, तो उन्होंने कहा नहीं MBA को छोड़ दो और फिलहाल तुम अंग्रेज़ी अदब पे यानी करो। और ये तमाम चीज़ें यानी उन्होंने मुझे जो पहला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था इकोनॉमी के हवाले से या उस हवाले से, तो वो बानो आपा का था, जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने फिर आगे जो भी पढ़ाई का सिलसिला जैसा उन्होंने किया, और डेफिनेटली बड़ा आदमी क्यों इस तरह, तो वो कहते जो मुलाकातें आपकी उनसे रही, ऐसा क्या है जो आप बता सकते हैं लोगों को बानो आपा के हवाले से कुछ? देखिए ना, उनकी एक दो तरह की जहतें हैं। एक जहत जो नज़र आती है वो तो जिस तरह आपने राजा गिद्ध की बात की है या उनकी दूसरी तहरीरों की बात की है, जिसमें वो एक ऐसी मुसन्निफ़ा के तौर पर नज़र आती हैं जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से चाहे नहीं गुजरी, डेफिनेटली कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर अदीब एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस से गुजरे, लेकिन जिस तरह तार साहब कहते हैं कि एक वली से लेके एक तवाइफ तक का जो एक इल्म कह लें या वो उसको जो एक्सपीरियंस वो आपको सारा चीज़ यानी एक्सपोजर आपको नजर आता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर नजर आता है। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि वो रेड लाइट एरिया का या किसी भी वाले से राजा गिद्ध में उन्होंने जो जिस तरह की मंजर कशी की है, तो आप सोच सकते हैं कि ये बानो आपा है जो कि घर बैठ के तो कपड़े इस्त्री करती रहती हैं ये, लेकिन ये वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वेरी इंटेलिजेंट और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बानो कुद्सिया। इतना वक्त कम है जिसमें हम इतनी बड़ी शख्सियत का अहाता मुमकिन नहीं, लेकिन वकार साहब का जो कि एक्सपीरियंस भी रहा है, सोशल मीडिया भी हैज़ द कंटेंट जिसको आप देख सकते हैं बानो आपा के हवाले से, खास तौर पे उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी आपको मिलेंगे। सो हमारी इन दोनों शख्सियात के लिए दुआएं भी, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। इसी पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे शो में मौसीकी की, और इस वक्त हमारे साथ क्लासिकल मशहूर और मारूफ क्लासिकल घराने बरे सगीर के शाम 84 से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान गुलकार शुजात अली खान साहब मौजूद हैं। जब हमने शाम 84 कह दिया तो इनका तारुफ मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके बावजूद बताना ज़रूरी है कि इनके दादा उस्ताद सलामत अली खान साहब, इनके वालिद उस्ताद शराफत अली खान साहब, इनके चचा उस्ताद शफकत अली खान साहब और ख़ुद सजात अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स टू टेल अबाउट यू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा तारुफ करवा दिया। You deserve it. नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको? इतनी सुबह नॉर्मली आर्टिस्ट जल्दी नहीं उठते, देर तक सोते रहते हैं, कैसा लग रहा है सुबह सुबह? मैं बड़ा एक्साइटेड था, इसलिए मैं सोया ही नहीं ज्यादा देर, मुझे आना था। ये जुल्म बहुत आर्टिस्ट। हाँ, वैसे नॉर्मली आर्टिस्ट को ये होता है कि हम इतने मॉर्निंग पर्सन नहीं है या हमें उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ये कहूंगा कि बड़े अरसे के बाद कुछ सुरीले एंकर भी मिले ज्ञान रखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट थी मेरी। तो कैसी जा रही है म्यूजिक जर्नी, कैसी जा रही है? और इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल आपकी सालगिरह थी, इट वाज अ सरप्राइज दैट वी केप्ट फॉर यू। अल्लाह आपके लिए और अच्छा करे। कैसा जा रहा है म्यूजिक का सफर, क्या चल रहा है? सर म्यूजिक का सफर बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा, और काफी कुछ क्लासिकल और फ्यूजन में हम काम कर रहे हैं। एक दो रिलीज भी हुए हैं माशाल्लाह। सूफी स्कोर से रिलीज किया, फिर एक दरदबा ना जाना, बड़ा खूबसूरत एक गाना है उस्ताद सलामत अली खान साहब की ठुमरी, उसको मैंने थोड़ा फ्यूजन किया है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, और एक दो चीजें ऐसी और आ रही हैं। अच्छा उस्ताद, हम आपसे बात तो करेंगे, चाहेंगे आगाज में आप हमें कुछ सुना दें और फिर हम उसके बाद आपसे फर्दर डिस्कशन। जी बिल्कुल, एक बड़ी खूबसूरत चीज है, ये दो गानों को मिक्स किया है और आपको मजा आएगा। एक सरप्राइज ही है। जरूर आपकी इजाजत से जी प्लीज, हम ये देख रहे हैं। हाँ, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया हमारी बात देखो, माने ना पिया हमारी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, सोतन संग वो प्यार करते हैं, अब नहीं देखे हमारी तरफ रे, उसकी बात ही माने सारी देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हार नहीं, लाख जतन कर हार नहीं, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया
मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया, मुँह से बोले ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। सो दिस मॉर्निंग इज सच अ गुड मॉर्निंग। और बहुत क्लासिकल म्यूजिक गाना, एक तो वैसे ही पहले कहते हैं महदूद था, बादशाहों तक, बड़े बड़े महलों तक, बड़े बड़े लोगों तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि ओपन अप हुआ, फ्यूजन होना शुरू हुए। अब आप इसको कैसा समझते हैं? लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है क्लासिकल म्यूजिक को लेकर, फ्यूजन म्यूजिक को लेकर खास तौर पे? आजकल तो आप देखिए ना, हर तरफ सूफियाना म्यूजिक चल रहा है। ये भी क्लासिकल की एक फॉर्म है, क्लासिकल से आया है। सो मैं ये समझता हूँ कि नन भाई आजकल तो दुनिया समझती है, अब क्लासिकल को समझने लगी है। जैसे अभी कुछ ऐसे गाने हैं जो जिसमें क्लासिकल और थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक का थोड़ा टच होता है, तो वो गाना डेफिनेटली हिट हो जाए। सजाद अली सब कर रहे हैं हमारे, वो कुछ भी करते हैं लेकिन अपना अंग जो उनका जो क्लासिकल जो बेस है उसका कभी नहीं छोड़ते। सो लाइक दुनिया समझती है। और अच्छा, टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली चीजें रिवॉल्व हुई हैं। आप लोगों ने भी जिस तरह से आप क्लासिकल मौसीकी की बात करें, फ्यूजन का एलिमेंट, आपने दीगर वेस्टर्न म्यूजिक का भी एक टच को मेंटेन रखा। सो एक प्रॉपर जो एसेंस है, आपको लगता है कि आज भी बरकरार है उस चीज का, मुख्तलिफ सिंगर्स को लेकर देखा जाए तो? देखिए जी, क्लासिकल द थिंग इज दैट आपकी जो मैं अपनी बात करूंगा, जो हमारे घराने की, हमारी जो हमें ट्रेन किया जाता है कि आउटलुक डजंट शो दैट यू आर अ क्लासिकल सिंगर, इट्स लाइक अ रॉक स्टार और अ वेस्टर्न सिंगर, बट एट द सेम टाइम यू नो यू आप वो ही मैंने आपको बोला इमरान भाई कि मैंने सिर्फ कपड़े बदले, वैसे मैं रियाज करता रहता, क्योंकि आपको दुनिया के साथ भी चलना चाहिए। वो हमेशा पीछे रह जाते हैं जो दुनिया, जो ट्रेंड को नहीं फॉलो करते। सो मेरा ये मानना है कि लाइक वी आर यंगस्टर्स, और जैसे क्लासिकल म्यूजिक अगर सावन बीत हो जाए, अगर मैं ऐसे सुनाऊंगा तो ज्यादा सुनेंगे लोग जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि जो मिडिल एज जो सुनने वाले हैं वो तो सुनेंगे हम किसी भी हालत में गाएं, लेकिन दुनिया के साथ चलना पड़ता है आपको। तो ये शुक्र अल्लाह का कि हम अब रियाज करते हैं अपना। अच्छा सुजात, चूंकि आप शाम 84 से आपका ताल्लुक है, और जो लोग बड़े सगीर में, खास तौर पे इंडिया में भी जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, दे नो कि आपकी फैमिली लेगेसी क्या है, सालों के ऊपर मुहित। मौजूदा दौर के अंदर जब नई टेक्नोलॉजी म्यूजिक के अंदर आ गई है, नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, सुर उठा के ऊपर से नीचे रख देते हैं, स्केल्स चेंज कर देते हैं, और एक वक्त था जब सिर्फ एक तबला एक सारंगी होती थी और खान साहब 6-6 घंटे गा रहे हैं और सुर खत्म नहीं हो रहा है, मतलब चल रहा है। तो इसने हेल्प आउट किया है या इसने आपके ख्याल में सिंगर्स को थोड़ा ज्यादा गरीब कर दिया सुर के मामले में, जो नई टेक्नोलॉजी है? जो रियल आर्टिस्ट हैं उनको तो थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देखें ना, कोई भी सिंगर उठता है, लड़का या कुछ भी आप कह लें, कोई लड़की है या लड़का है, वो सिंगर बनना है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो, उन्होंने ट्यूनर लगाया और वो सिंगर बन गए। तो जो लोग जो 25-25 साल से रियाज ही कर रहे हैं कि भाई हम सुर में हो जाएं, तो ये थोड़ा सा आता है, लेकिन उसका फायदा टेक्नोलॉजी का फिर असली लोगों को भी होता है, जो असली लोग हैं। तो लेकिन आसानी ज्यादा हो गई, मैं तो ये समझता हूँ आसानी इजी हो गया, इजी ज्यादा हो गया। हमने वैसे 84 घराने का नाम लेके इस डिस्कशन को वहीं तमाम कर दिया था। शुजात, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, हम चाहेंगे क्या एक छोटा सा हमारे देखने वालों के लिए उसके साथ कुछ गुनगुना दें? बस मैं यही देखने वालों को कहूँगा कि आप जो नए गाने वाले हैं खास तौर पर उनके लिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इमरान भाई इसको हमेशा फॉलो करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, हम क्या करें, हमारा कोई उस्ताद नहीं है, तो वो बिल्कुल घबराए ना। आजकल तो YouTube ही सबसे बड़ा उस्ताद है। आप सुने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना शुजात कुछ हो जाए। मैं थोड़ा वही आपको दरअदबा सुना देता हूँ, प्लीज। जिसको हमने अपना माना वो निकला हर जाई है, जिसको हमने अपना माना वो निकला हर जाई, सोतन संग वो प्रीत करत है, सोतन संग वो प्रीत करत है, और उसका कहना माना दर्द न जाना, हाय हाय हमरो बलम हार जाए बने अनजाना, दर्द
न जाना। बहुत खतरनाक, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। खान साहब बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। शुजात अली खान, शाम 84, आपको हमने अब सुबह आपकी अच्छी कर दी है मेरे ख्याल में। हाँ, हमारी भी बहुत अच्छी हुई। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में भारत के हवाले से, जहां पे किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी हुकूमत किसानों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है और ये 3 माह से एहतजाज जारी है। आपको यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि मोदी हुकूमत ऑलरेडी इन किसानों के सामने घुटने टेक चुकी है, लेकिन किसानों ने इस कानून को, जो कि उसके खिलाफ है, मुअत्तल करने के बजाय मनसूख करने का मुतालबा किया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जी अब चूंकि ये जो एहतजाज है, इसके हवाले से बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी उठकर आए और रिहाना ने ट्वीट किया कि इस हवाले से दुनिया बात क्यों नहीं कर रही। और इसके साथ साथ जी उस पे सोशल मीडिया पे जो भारत है उसमें इस पे कहा जा रहा है कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वो इस हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे, जबकि इंटरनेशनल स्टार इस हवाले से बात। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रियाना ने इस हवाले से भारतीय किसानों के हक में आवाज बुलंद कर दी है और मुतनाज़ ज़री क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों की एहतजाजी तहरीक को पूरी दुनिया में, जैसा कि हमने कहा, हिमायत हासिल हो रही है। तो रियाना ये कहती हैं कि भारतीय किसानों की आवाज को क्यों सुना नहीं जा रहा। इस एहतजाज की खबर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की और उन्होंने लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, दुनिया को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। और चूंकि इंटरनेट तक किसानों की रसाई महदूद की गई है, तो उन्होंने इस जानिब तवज्जो भी दिलाई दुनिया की कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर इंडियन सारिफीन इसको बहुत सराह रहे हैं। बिल्कुल, और वो ये सवाल करते भी नजर आए कि किसानों के इस हवाले से ये जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वो क्यों आवाज बुलंद नहीं करे। और इससे पहले भी जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं उसमें से कुछ सेलिब्रिटीज ने इस पे रिएक्शन भी दिया कि रिहाना को इस हवाले से नहीं पता, जिसमें कंगना रनावत की हम बात करें वो भी काफी खुलकर बोल रही है इस हवाले से। वो तो खैर इसके हक में नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जी जैसे हम ये जो आप इंडियन सेलिब्रिटीज की बात करिए ना, ये अक्सर इंसानी हुकूक के मामलात के ऊपर खामोश रहते हैं। जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक 3-4 खान से है या फिर जो भी बड़े खासतौर पर भारतीय अदाकार हैं, कश्मीर के अंदर कितने अरसे से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, दे नो दिस। वो इस पर पढ़ते हैं, उनके सामने खबरें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज नहीं उठाई जाती। खैर, दिल्ली की सूरत हाल ये है कि हफ्ते को सेंचुरी के रोज एक बार फिर किसानों का इरादा है कि सभी सड़कें ब्लॉक की जाएंगी। इसके अलावा लाल किले के ऊपर अटैक किया गया था, पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गई थी और अब खारदार तारें और तमाम रुकावटें जो लगाई जा सकती हैं दिल्ली के आसपास वो लगाई गई हैं। लगता ऐसा है कि मोदी की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो सीरियस ट्रबल के अंदर है और इस कानून को मनसूख करने के अलावा नरेंद्र मोदी एस्टैब्लिशमेंट के पास और कोई ऑप्शन फिल वक्त नजर नहीं आती है। इस नोट पर जी हम कल, चूंकि बार बार कहते हैं, कल हमारा फिर बिल्कुल उस हवाले से हमारा स्पेशल शो है, हम उस पर एक डिटेल किस्म की डिस्कशन भी करने वाले हैं। आपने कल का शो बिल्कुल मिस नहीं करना। आज के शो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।